अखिलेश सिंह। मैं यहाँ 8 नंबर बिल्डिंग में 3 नंबर फ्लैट में रहता हूँ। मतलब मैं एग्जैक्टली अभी फ़िलहाल शिफ्ट हो गया हूँ, परिवार बड़ा होने के कारण धीरे धीरे। तो यहाँ घर छोटा पड़ता था, ठीक है, मैं वो शिफ्ट किया हूँ और बाहर रहता हूँ। लेकिन यहाँ पे मेरे सब मित्र जो हम लोग 25 सालों से साथ में रहे हैं, मैं उनके साथ हूँ। कभी भी उनको ज़रूरत पड़ती है, या मेरा फ्लैट है ऑलरेडी यहाँ, मेरा और मेरी फैमिली का मिला के 3 फ्लैट है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ काफ़ी दिनों से रहे हैं और अभी फ़िलहाल मैं शिफ्ट होकर के सैटेलाइट टावर में रहता हूँ। तो उसके बारे में मैं जो सामने से आया हुआ है हम लोग का कमेंट, हमारे पदाधिकारियों का, वो भी बताऊँगा। आप अपना चालू करें। सबसे अहम मुद्दा है ग्रीड डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है श्री का। सोसाइटी और आपके बीच में काफ़ी बड़ा मतभेद चल रहा है, कुल मिला के मूल कारण क्या है उसके ऊपर थोड़ा। देखिए, एग्जैक्टली मैं भी कमेटी में हूँ, ठीक है, कमेटी में हूँ और मैंने इन लोगों के वर्किंग स्टाइल से मैं खुश नहीं था, तो मैंने रिज़ाइन भी किया, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, ठीक है। बारंबार हम लोग बिल्डर के यहाँ मीटिंग होती थी, एग्जैक्टली मैं ही खाली उसका अपोज़ करता था कि ऐसा क्यों कर रहे हो, जब ये गवर्नमेंट बहुत सारे बेनिफिट दे रही है। जब नहीं दे रही थी तो हम लोग भी खुश थे कि चलो जो है उसमें से इतना मिलना चाहिए, फिजिबिलिटी तो मिल रहा था, ठीक है। ऐसा टाइम बीतता गया और बिल्डर ने कम करते 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 बिल्कुल हम लोगों को 0-0 पे लेके खड़ा कर दिया, ठीक है। लास्ट में हम लोगों को बोलते हैं कि हम लोगों को कुछ भी परवड़ता नहीं है। उनकी ऑफिस में मीटिंग होती थी, सब लोग बैठे रहते थे, हमारे पदाधिकारी, हम लोग, मैं खाली उन बिल्डर के साथ आर्गूमेंट करता था कि भाई ये क्यों नहीं दे रहे हो, क्या प्रॉब्लम। बिल्डर सीधा हम लोग को और एकदम रूडली बोलता था कि भाई नहीं परवड़ता है, तुमको जो करना है करो, मैं नहीं दे पाऊँगा, सीधी सी बात है। और मेरे ऊपर ये लगाया जाता था कि ये लोगों को भड़का रहा है कि नाले का FSI ये वो करके बहुत सारी चीज़ें बोली जाती हैं। तो नाले का जो भी है उसका TDR में बेनिफिट मिलता है, जो TDR हम लोग ख़रीदते हैं नाले के एरिया के, उतने TDR पे हमको कोई कॉस्ट नहीं लगता है, फ्री ऑफ FSI आता है। तो बेनिफिट मिलता है तो मिलता है ना, इसमें किसी को अगर पब्लिक को बता दिया तो थोड़ी कोई गुनाह कर दिया। यहाँ जो भी चीज़ें चल रही हैं पब्लिक को बताना कोई गुनाह नहीं है, तो इसमें इसको भड़काने का आइटम नहीं बोल सकते हम लोग कि भड़का रहे हैं। भड़काने का क्या मुद्दा ये भी बताया जा रहा था कि सोसाइटी ने आपको जो अपने घर लिया था उसका NOC नहीं दिया था। हाँ, नहीं, एग्जैक्टली वो मेरे अंकल का है, जो जैसा बताया मेरे फैमिली में 3 फ्लैट हैं, एक फ्लैट अभी पीछे है उसको बेचा, ठीक है। बेचा तो सामने वाले को लोन लेना था, उसके लिए NOC की ज़रूरत थी। आज 6 महीने से एप्लीकेशन कर रहा हूँ लेकिन नहीं दिया। अभी 2 दिन पहले उन्होंने सामने से बुला करके उसको NOC दिया। उस दौरान इन्होंने मेरे बैंक में जाके काफ़ी हंगामा किया, पता नहीं, मुझको पता नहीं क्यों ये सब पर्सनल लेवल पे क्यों गए, अभी तो मुझको पता नहीं चला। वहाँ पे जाकर के मेरे अकाउंट्स की जानकारी के लिए मैनेजर को भी काफ़ी धमकाया, सब CCTV फुटेज है, मैनेजर को भी धमकाया कि सारा इसका ये दो वो दो। जबकि सोसाइटी का कंसर्न कहाँ तक होता है, अगर मैं डिफ़ॉल्ट हूँ तो सीधी सी बात है, मेंटेनेंस नहीं दे रहा हूँ तो मत दो NOC। अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है जिस आदमी का तो उसको क्यों परेशान किया जा रहा है, मतलब कुछ पर्सनल उसका इसमें इंटेंशन है। इन तमाम मुद्दों को लेकर रॉयल बिल्डर, हाँ, सब कुछ लेकर, क्योंकि मैं अपोज कर रहा था, मुझको बोल दिया गया कि भाई तुमको जो सोचना है सोचो, हम लोग इसके साथ जा रहे हैं। तो मैं बोला ठीक है भाई, मैं अब इसके आज के डेट से मैं इनके अगेंस्ट जा रहा हूँ। फिर काफ़ी दिनों तक ये विवाद चला, काफ़ी दिनों से चल रहा था। में जब स्थानिक नगर हाँ, की भूमिका यहाँ पर हाँ, ये सब तो अब भी आए और इसके पहले हम लोगों ने काफ़ी, मतलब हम मेंबर्स ने भी बहुत कोशिश किया, बहुत इनको समझाने की। और जहाँ तक ये बोलते हैं कि अखिलेश जी ने बहुत सारे पेपर, सोसाइटी के चेयरमैन और उपाध्यक्ष दोनों, गुजर साहब और माने साहब मेरे ऑफिस आए मीरा रोड में, मुझको बोले कि जो भी पेपर्स हैं, तो ये उस दौरान, उसके बहुत पहले की बात है, हम लोगों ने बहुत पेपर के लिए इनको बोला कि पेपर रेडी है, एक बार बैठो। तो हमारे सेक्रेटरी साहब उस समय हम लोग को बोलते थे, वर्डिंग उनका था फाटे पे मारना, मतलब जो कुछ मीटिंग नहीं लेंगे हम लोग, ऐसे करने जा रहे हैं, तुमको जो करना है तुम लोग करो, ऐसा बोल रहे हैं। तो ऑब्वियसली इंसान का हक मारा जाएगा तो विद्रोह तो होगा ही। ठीक है, आमने सामने बैठ के AGM के जरिए इसकी बातें नहीं, पहले हम लोग को एंटरटेन ही नहीं करते थे, हम लोग तो ऐसे थे जैसे कि मक्खी नहीं होता, ऐसा, मतलब ऐसा बिहेव करते थे। आज जैसा बिहेव कर रहे हैं ना, कुछ समय आज पहले आप देखे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी आपको धीरे धीरे अभी सब पता चलेगी। तो हम लोगों को बिल्कुल निगलेक्ट किया गया, आज ये सब चीज़ों का कारण ही वही है, ठीक है। तो मैं 2-4 हमारे उपाध्यक्ष साहब ने हम लोग का, इनका कुछ कॉन्फ्रेंस लिया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था, उसमें उन्होंने बोला, मैं थोड़ा बोल सकता हूँ उसके बारे में।
हमारे उपाध्यक्ष साहब पहले तो आए, बिल्डिंग बहुत डिलेबरेट है भाई, है ना, बहुत ख़राब हो गई है और 35 साल बोले कि ये लोग बोलते हैं 22-25 साल पुरानी बिल्डिंग है और इसका वो उन्होंने कहा कि सीसी 35 साल पुराना है। तो उनको शायद पता नहीं है बिल्डिंग स्टार्ट कहाँ से होती है, सीसी और ओसी में क्या फ़र्क है। जब बिल्डिंग का कंप्लीशन के बाद आता है, कंप्लीशन का सर्टिफिकेट आता है, उसके बाद ओसी मिलता है। बिल्डिंग का पीरियड वहाँ से चालू होता है। सीसी खाली कंस्ट्रक्शन के लिए सीसी मिलता है कि आपको प्लेन का सीसी मिला, 7 माले का, 22 माले का, वहाँ उसको सीसी बोलते हैं। ओसी क्या होता है, बिल्डिंग जब रेडी होती है उसके बाद से बिल्डिंग का पीरियड चालू होता है। ये बिल्डिंग के पास आप खड़े हैं, इसका अप्रॉक्स अभी पर्टिकुलर तो नहीं मालूम, लेकिन 97 के आसपास का ओसी है। तो आपको कितने साल हुए? 24 साल हो गए। ये बिल्डिंग को देख करके लगता है कि इतनी डिलेबरेट है कि अभी कल का कल गिरेगी। इसके लिए इन लोगों ने मतलब रीडेवलपमेंट के नाम पे तमाम साम दाम दंड भेद, स्ट्रक्चरल ऑडिट अभी 2018 में हुआ था। अर्जेंट, एक तो बोलते हैं पैसा नहीं है, तुरंत का तुरंत दूसरा स्ट्रक्चरल ऑडिट बुलाया। 20 के 20 बिल्डिंग पॉसिबल है कि ये पाँचों उंगली कभी बराबर हो सकती है? 20 के 20 बिल्डिंग सीटू है। फिर मैंने एजीएम में प्रशांत जी कदम को मैंने चैलेंज किया कि मैं इसका क्रॉस चेक करवाता हूँ, ठीक है। वो बोले कि खर्चा कौन करेगा? मैं बोला कि खर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। वो बोले कि खर्चा आप लोग करेंगे तो फिर आगे कैसे? हम लोग बोले, लेकिन मैंने एक शर्त रखा, खर्चा हम लोग करेंगे, अगर ये दोनों में फ़र्क आया, दोनों स्ट्रक्चरल ऑडिट में, तो कमेटी इसका खर्चा बेयर करेगी। तो बोले ठीक है, करेगी। तो हम लोगों ने क्रॉस चेक किया, खाली 4 बिल्डिंग ही आई और उनकी तरफ से जिसने किया, मेहता करके हैं, उनका बीएमसी में और मुंबई में आप पता करेंगे, उनका नाम ही रेपुटेड है। वो खाली बिल्डर लोग के बिहाफ में वो स्ट्रक्चरल ऑडिट करके मेंबर्स को धमकाते हैं और धमका के निकलने के हिसाब से, हाँ, ये भी मेहता करके है। तो ऐसा चल रहा है, ठीक है। अभी साहब ने बोला कि जैसे एक छोटी सी बात है, इसमें हमारे सीएम साहब को भी इन्वॉल्व कर लिया उसने लपेटे में, कि उद्धव साहब ने मुझे बहुत तारीफ़, मतलब मेरा पीठ थपथपाएंगे कि हम लोगों ने ऐसा जीता वैसा जीता। मुझको तो शर्म आता है कि हमारे पदाधिकारी लोग कैसे बोल सकते हैं। हमारे साहब को, उद्धव साहब को भी लपेटे में ले लिया। उनको तो शर्म आनी चाहिए कि आज 2034 में इतना बेचारे ने बेनिफिट दिया। प्रीमियम में 50% का बेनिफिट है, ठीक है, और बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे 2034 का डीसीआर आ गया नया। कुछ भी पॉसन नहीं कर रहे हैं, ना ही पब्लिक को बता रहे, कुछ भी नहीं। बस इनको रीडेवलपमेंट करना है, वो भी इनके टर्म्स पे, इनके कंडीशन पे। क्या है तो मतलब साहब को अगर सच्ची सिनारियो पता चलेगा तो साहब कितना दुखी होंगे कि ये ऐसा चल रहा है। मेरे बेनिफिट देने के बाद भी ये पब्लिक तक पास आउट नहीं हो रहा है और ये बीच में ही कुछ लोग हैं जो इसको बिल्डर के साथ मिलकर ख़त्म कर रहे हैं। तो ऐसा है। फिर उन्होंने कहा कि 1000 स्क्वायर मीटर का यहाँ डिडक्शन है, ये है। तो पहले हम लोग को बताया गया था कि 18,272 मीटर का ये प्लॉट है। अभी जो कैलकुलेशन ये लोग किए 16,000 स्क्वायर मीटर के हिसाब से किए। अभी उस दिन मीटिंग में उन्होंने बोला कि 1001 मीटर फॉरेस्ट में जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, तो आपने उसको प्रॉपर्टी कार्ड पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया? अभी नया ड्राफ्ट डीए बिल्डर ने दिया, ड्राफ्ट डीए में 18,272 का एरिया डाला हुआ है। क्यों डाला आपने? ठीक है, इसका एक छोटा सा ये प्लान है, डिमार्केशन प्लान, जो हद कायम होती है। बेचारे क्लासिक वालों को डराया जाता है कि तुम लोग की आधी बिल्डिंग फट जाएगी, एक कोई प्लान कहीं से लाएं। लेकिन इसमें देखिए साफ दिख रहा है, ये है इसकी लाइन, ये है फॉरेस्ट की लाइन, ठीक है। ये सोसाइटी की बाउंड्री है, आराम से अच्छे डिस्टेंस पे है। हाँ ठीक है, थोड़ा ओवर पोजीशन में था तो एक 4 नंबर बिल्डिंग का थोड़ा पार्ट इसमें कट रहा है, ऑफिस के पास का, ठीक है। ये ऐसा सबको पब्लिक को इसको बरगलाया जा रहा है कि भाई तुम्हारा एरिया कम है, तो मतलब रीज़न चाहिए कि क्यों काट रहे हैं हम, ठीक है, काट के। जबकि सबको पता है ये जो एरिया कैलकुलेशन होता है नहीं फ्लैट के ऊपर नहीं होता है। आज सोसाइटी मलाड में क्या पूरे मेरे ख्याल से मुंबई में ऐसी सोसाइटी जिसका FSI बैलेंस है 18,250 है। आप मान लीजिए थोड़ा बहुत वेस्ट लैंड गया होगा, 17,000 होगा। अभी हम लोग का यूज्ड है 14,000 के आसपास, 149 यूज्ड है। तो इतना हम लोग का बैलेंस है FSI। तो वो बैलेंस FSI कहाँ जा रहा है? क्यों हम लोगों को एरिया जो हम लोग मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा है? इसके लिए क्यों इतनी मगजमारी करनी पड़ रही है? एरिया के लिए हम लोग कोर्ट जा रहे हैं, वो ये सब कर रहे हैं, क्यों करना पड़ रहा है ये सब? सबको खुशी जो हम लोग का पुराना बैंक बचा हुआ है, अगर हमारा पैसा है तो वो हमारा हमको दे दो, फिर बिल्डर को दो ना। फिर 35% का फंजिबल वगैरह का निकाला है गवर्नमेंट रूल, फिर उसमें से क्या देना है दो। हम लोग को तो बहुत अच्छा मिलना चाहिए। लेकिन कुल मिला के अगर 2 बिल्डरों के विवाद में प्रोजेक्ट रखड़ता है तो
उसका कहीं ना कहीं खामियाजा सोसाइटी को क्या मिला? हाँ सॉरी। कुल मिला के इस पूरे प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं जो ब्रेक उत्पन्न हुआ है, विवाद उत्पन्न हुआ है, उसको रोका कैसे जाए, क्या प्लानिंग उसकी जाए? रोका ऐसे जाए कि अभी इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, इनको अपनी स्वेच्छा से इतना ज़बरदस्त विरोध है और वो बोलते हैं कि खाली 18 से 20 फैमिली, आपको इतने खाली 18 से 20 फैमिली दिख रही है क्या यहाँ पे? ये तो इतना हम लोग के रेस्ट्रिक्शन के बाद भी इतने मना किया था कि मत आओ लोगों को, तो इतने लोग आए, ठीक है। ये शायद वो अपना फिगर हम लोग के ऊपर डाल के बताए हैं कि हमारे साथ 18 से 20 फैमिली। लास्ट सवाल होगा आपसे कि क्या लगता है कि अभी जो भूमिका निभा रहे हैं स्थानिक नगर सेवक का, तो न्याय मिल पाएगा सोसाइटी? नहीं, हम लोग सर के सपोर्ट से हम लोगों ने मदद मांगा, हमारे मेंबर्स गए सर के पास, सर ने काफ़ी सपोर्ट किया और उनको हम लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि कोई तो उठा हमारे मदद के लिए। आज हमारे ही घर के लोग ही जब हमारी मदद नहीं कर रहे हैं तो भले ही कोई बाहर का, ठीक है सर बाहर के ही हैं लेकिन पड़ोस के हैं, तो मदद कर रहे हैं तो क्या जा रहा है इसमें? मदद कर रहे हैं तो हम लोगों को सपोर्ट भी चाहिए ना, किसी न किसी का बैकअप तो होना चाहिए। उनके साथ बिल्डर है, सब कुछ है, उनका पॉलिटिकल बोलते हैं बचपन से पॉलिटिक्स खेलते आ रहे हैं, तो भाई पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, सब चीज़ है। हम लोग के पास तो कुछ नहीं, हम लोग तो सीधे साधे लोग हैं। और हम लोग क्या वैजापुर और वो क्या बोलते हैं, जो हम लोग को सपोर्ट के लिए कोई दिखा, अंधेरी गुफा में हम लोग जा रहे हैं, कोई अगर मोमबत्ती दिखी तो हम लोग क्यों ना मदद लें। सर ने मदद किया, भाऊ साहब ने मदद किया, ठीक है मदद किया तो हम लोग को आगे बढ़ने के लिए किया। अगर उतना प्रेशर रहता तो ये दोनों ऑर्डर इनके फेवर में नहीं आता था, ठीक है। वो ऑर्डर भी इनके फेवर में ऐसा आया कि ऑर्डर एग्रीमेंट ये कर सकते हैं, लेकिन इनको 2015 का जो एग्रीमेंट बिल्डर का फर्स्ट हुआ था ऑफ़र, उस ऑफ़र को इनको देना पड़ेगा, ठीक है, या लक्ष्य देना, ऐसा लैंग्वेज लिखा है, दक्षता गया, ठीक है। लेकिन उसका काफ़ी इसमें कानूनी लैंग्वेज में बहुत अहमियत है, क्योंकि अगर हम लोग हाई कोर्ट गए तो हाई कोर्ट भी वही बोलेगी कि भाई 2015 का दो। अगर अभी का सिनेरियो में कुछ कम हो रहा है तो काटो, लेकिन जब उससे बढ़ रहा है, हम लोग ऊपर की ओर जा रहे हैं, तो तुम ऊपर नहीं दे रहे हो तो 2015 का दो। और उस 2015 के ऑफ़र में और अभी के ऑफ़र में कम से कम 30 करोड़ रुपए का फ़र्क है, ठीक है। वो थोड़ा डिटेलिंग है, आपको एरिया के बारे में बताऊंगा। एरिया का उनका अलग अलग ऑफर्स थे, तो अभी 2015 से और अभी में 30 करोड़ का फर्क है। अगर हम नहीं लड़ते, जो ये पैसा किसके पॉकेट में जाता था, किसके पॉकेट में जाता था, ये कॉमन सबको पता है। ये 25-30 करोड़ रुपए किसे, ऐसे छोटे छोटे अनाप शनाप चीज़ें हैं जिसमें यहाँ पे पब्लिक बस सीधी है। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे नहीं, बहुत नीचे से ऊपर आए हुए हैं, बहुत मेहनत करके, लेकिन क्या सबको दबाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और जैसे अभी बिल्डर ने नया ड्राफ्ट डीए हम लोगों को दिया, वो ड्राफ्ट डीए आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सुसाइड कॉर्नर है। तो उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं कि आप हिल जाएंगे, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आपका घर होगा तो आप मतलब वाइबल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। उसमें उन्होंने बिल्डर हम लोगों को 3 करोड़ की बैंक गारंटी दे रहा है इतने बड़े सोसाइटी में, और ये पूरे प्रोजेक्ट को 3 फेज़ में कर रहा है, मतलब एक फ़ेज़ को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, ठीक है, एक फेज। और गवर्नमेंट क्या बोलती है, जीआर क्या बोलता है कि जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है उसका 20% हमको बीजी मिलनी चाहिए। क्यों? बिल्डर अगर भागता है तो एज इट इज़ हम लोग की जैसा पहले घर था, हम लोग बनाने के लिए पैसा हाथ में होना चाहिए। तो ये लोग 1 करोड़ 2 लाख स्क्वायर फीट के पीछे 1 करोड़ ले रहे हैं। 2 लाख स्क्वायर फीट के पीछे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आता है 120 करोड़ रुपये, ठीक है। 120 करोड़ मतलब 24 करोड़ रुपये उसका बीजी होता है। 24 करोड़ के अगेंस्ट में 1 करोड़ बेचारे ले रहे हैं, मतलब कितना प्यार करते हैं बिल्डर से, आप सोचिए। और 25 लाख का मात्र सिक्योरिटी डिपॉजिट। मैं नेशनल हाईवे वगैरह काम करता हूँ, मैं प्रोजेक्ट कॉस्ट का 5% बीजी और 5 सिक्योरिटी देता हूँ, 10%। अगर 20 करोड़ का काम लिया तो 2 करोड़ मुझको जमा करना पड़ता है। ये 600 करोड़ के काम में 25 लाख और 1 करोड़। आप अपना इंटीरियर भी कर पाएंगे क्या? मतलब इतना सब कुछ उसको फेवर किया जा रहा है। इसमें टर्मिनेशन क्लॉज नहीं डाला गया है, ठीक है, टर्मिनेशन क्लॉज नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर बिल्डर का जो भी फ्यूचर का बेनिफिट है वो बिल्डर बोलता है मैं बिल्कुल पास ऑन नहीं करूंगा किसी को, सब कुछ मेरा रहेगा। इररिवोकेबल पावर उसने लिया है जो आगे जाके कुछ भी कर सकता है, मतलब इवन कमेटी के खिलाफ भी, किसी के भी खिलाफ कुछ कर सकता है। इररिवोकेबल मतलब जो हम लोग रिवोक कर ही नहीं सकते, उसको हटा ही नहीं सकते, ऐसा वाला पावर उसने लिया है। एक एक पॉइंट्स हैं, इसकी कॉपी आपको प्रोवाइड की जाएगी, आप देखिएगा इस पर लॉ क्या बोलता है। बट इतने सब के बाद भी हमारी रिलायबल जो भरोसेमंद कमेटी है वो बिल्डर के अगेंस्ट, आपने उस दिन का देखा होगा उनका कॉन्फ्रेंस, एक वर्ड अगर बोला हो कि बिल्डर ने नहीं भाई ये गलत किया, मतलब बिल्डर नहीं हो गया कि भगवान राम हो गया कि एकदम सत्य, एकदम हाँ सब कुछ सही सही किया बेचारा,
ठीक है, और बाहर से किसी और बिल्डर को लपेट करके कि डीजीएस वाला ये किया वो किया, और मुझको भी इनके वकील लोग कोर्ट में कहते हैं कि ये डीजीएस का पार्टनर है। अरे प्रूफ लेकर के आओ तो मैं बोलते हैं ना तुम्हारा चप्पल मेरा सर। अरे मतलब कि किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने ही ऑफ़र मंगवाया था एक एजीएम में कि भाई अगर इससे बेटर कोई ऑफ़र ला दे रहा है तो आप लेकर के आओ और हम लोग उसको फिर आगे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो हमारे अजय नर साहब हैं, इन्होंने 15 दिन का टाइम दिया। 13वें दिन बेचारे ने ले आके सबमिट किया डीजीएस का ऑफ़र। एजीएम का डिमांड इन्होंने पर्सनल मीटिंग ऑफिस में करके उसको रिजेक्ट करके फेंक दिया, ठीक है। और ये कई बार उनके पास गए भी हैं डीजीएस के, आप सीसीटीवी फुटेज है, सब चीज़ क्या बातें हुई इनको पता है। लेकिन ऐसा अननोन बन रहे हैं कि डीजीएस आया उसने कुछ नहीं दिया। अरे उसके साथ उसने ऑफ़र दिया तो उसके साथ बैठो, पूछो कि ये क्या दिया। कभी नहीं उसके ऑफ़र के बारे में डिस्कस ना मेंबर से किया ना डीजीएस से किया, बस उसको निकाल के फेंक दिया। अरे हम लोग को कोई डीजीएस कुछ भी नहीं चाहिए। ओपन ये कार्यकाल ख़त्म हो रहा है, ओपन टेंडर निकालो, 2034 के हिसाब से निकालो जो गवर्नमेंट दे रही है, ठीक है। और सब लोग टेंडर भरे, जो जीतेगा वो आए, ख़त्म बात। इस पीरियड के लिए बोलते हैं बिल्डिंग डिलीवरेट है, कुछ टाइम नहीं जाएगा। अगर जितने उत्साहिता से ये सारे काम कर रहे हैं, रीडेवलपमेंट का प्रोसेस इतना फास्ट, विद इन 5-7 डेज़ में तो इन्होंने 20 बिल्डिंग का स्ट्रक्चरल ऑडिट कर दिया। इतना फास्ट काम, बेचारे इतने होनहार हैं। तो इस स्पीड से करेंगे ना तो उनका हो जाएगा। ऑलवेज हमेशा ये क्या करते हैं, नेगोशिएट करते हैं मेंबर के साथ बिल्डर के सपोर्ट में कि भाई इतना नहीं मिलेगा, इधर ये नहीं मिलेगा, वो नहीं। कभी भी बिल्डर के साथ कभी नेगोशिएट नहीं किया कि भाई 2% ज़्यादा दे दो, कम दे दो, ठीक है। एक मेरा पर्सनल है, हमारे विद्यमान उपाध्यक्ष जी ने बोला कि मैं आलीशान फ्लैट में रहता हूँ, ये है वो है, ठीक है। जो भी मैंने किया वो सब मेरे मेहनत की कमाई है, मेहनत किया। आप प्रूफ कर सकते हैं तो प्रूफ कर दीजिए अगर मैं कुछ गलत काम किया हूँ तो, ठीक है। वो मेरी मेहनत की कमाई से है, मैं किसी का हक मार करके ये सब काम नहीं करता हूँ, ठीक है। और आज जो भी मेरे पास है मेरे मेहनत की बोलो। और कुछ लोग अपनी सारी मेहनत इस सोसाइटी के रीडेवलपमेंट में और बिल्डर के नाम कर चुके हैं अपनी सारी लाइफ। बहुत लोग तो वीआरएस लेकर के, रिटायरमेंट लेकर के पूरा कुर्बान कर दिए। ज़िंदगी का एक ही एम है कि ये सोसाइटी रीडेवलपमेंट करके ही जाना है, ठीक है। शायद उनको नहीं पता है कि किसी का हक मारकर किसी की तरक्की नहीं होती है। और सभी मेंबर के हक के लिए मैं लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा, ठीक है। जो हमारे विद्यमान बिल्डर हैं रॉयल रियल्टर्स, उन्होंने खुद अपने हाथों से ये लिख के दिया है कि ये प्रोजेक्ट मुझको नहीं परवड़ता है। 8 जनवरी को इन्होंने दिया है कि ये प्रोजेक्ट वायबल नहीं है और मुझको नहीं परवड़ता है। तो आखिर हमारी कमेटी ऐसे बिल्डर के साथ क्यों जा रही है जो ऑलरेडी वो लड़ाई के मैदान से वो सरेंडर कर चुका है, तो भी उसको आगे फ्रंट पे बढ़ा रहा है कि नहीं भाई तुम ही को लड़ना है ज़बरदस्ती। ये ऐसा क्यों हो रहा है सर, बोलेंगे? तो हमने रॉयल रियल्टर्स की कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मिली है जिसको चार्टर्ड अकाउंटेंट जयेश डी शाह ने साइन किया। हमारा क्वेश्चन है रॉयल डेवलपर को, वो बैलेंस शीट देख के इतना इनस्टेबल लग रहा है, इसमें फाइनेंशियलिटी वो साउंड नहीं दिख रहा है। ये 600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। उनकी बैलेंस शीट का मैं एक एक खुलासा करता हूँ। उनका जो प्रॉफिट, जो रेवेन्यू है इस साल में 21 के लिए, वो दिख रहा है मात्र 26 करोड़ रुपए। 2020 में वो खाली 8 करोड़ रुपया था। और उन्होंने जो नेट लॉस दिखा है वो नेगेटिव 18 करोड़ रुपया सर। और जो उनकी बैलेंस शीट साइज़ है वो खाली 150 करोड़ रुपए की है, वो भी उनका नेटवर्थ है वो भी नेगेटिव है। आज उनकी डेट इक्विटी रेशियो देखोगे तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपके पास 1 रुपया है, 1 रुपये पे आपने कितना उधारी लिया है, वो आज आती है 50:1, मतलब 50 रुपया कर्जा लेके 1 रुपया, वो उनका नेटवर्थ नेगेटिव 1 लाख है। 1 लाख नेगेटिव नेटवर्थ वाली कंपनी को, वो डेवलपर को क्या 600 करोड़ का प्रोजेक्ट देना चाहिए? क्या आप लोग राजी हो उसके साथ? बिल्कुल राजी नहीं हो। कम से कम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए मेंबर्स को। जो भी जैसे अखिलेश सिंह साहब ने बताया कि 20% ये जब आप साइन करने जाते हो तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का बैंक गारंटी आना चाहिए। बैलेंस शीट में उतना सस्टेनेबल दिख नहीं रहे। हमारा क्वेश्चन है क्या ये सर्वाइव करेंगे इस प्रोजेक्ट के दौरान? देख के बैलेंस शीट ऐसा लगता तो नहीं है, क्योंकि जो डेट इक्विटी रेशियो, आप जाइए, आप जयेश शाह जो उनके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनसे क्वेश्चन करिए। कमिटी को मेरा ये क्वेश्चन है, जो आपने बोला प्रेजेंट प्रोजेक्ट उनके पास है, आज जाके उन लोगों से सवाल किया है आपने, क्रॉस रेफरेंसिंग किया है क्या कि उनके हालात कैसे चल रहे हैं? अगर उनके ऊपर वो बीत रही है तो सोचिए 21 बिल्डिंग के मेंबरों पे क्या गुजरेगी जब उनको भाड़ा नहीं मिलेगा। आज वो रोड पे आ जाएंगे। मैं क्लासिक का मेंबर हूँ 21 नंबर बिल्डिंग का। मैंने मेरे फ्लैट को 70 लाख रुपए में पर्सनल इतना बता रहा हूँ, आज 70 लाख रुपए के लिए हम EMI भर रहे हैं, पसीना खून पसीना एक करके हमने पैसा जमा किया। कल को वो बिल्डर फाइनेंस लेने के लिए वो सारी बिल्डिंगों को डिमोलिश करेगा।
आज क्या उसकी गारंटी है, क्या हमारे पास राइटिंग में, क्या हमारे पास आज सिक्योरिटी है उसकी कि ये कल को प्रोजेक्ट नहीं बनाएगा, हम उसको टर्मिनेट करके फिर से अपनी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। थैंक यू।